नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। आज के एपिसोड में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। आज हम सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकात और चीन और जापान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M15 क्यों डरी हुई है चीन से और इस संबंध में उसने ब्रिटिश सांसदों को क्या सावधानी बरतने के लिए कहा है। होंगी और भी बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच अब तक की सबसे बड़ी डील, परमाणु समझौते से लेकर F-35 पर लगी मुहर। सऊदी सबसे अहम गैर नेटो देश करार। महीनों की आपत्ति के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने एपस्टीन फाइल जारी करने के पक्ष में किया मतदान। राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद सभी अनक्लासिफाइड रिकॉर्ड होगा सार्वजनिक। लेबनान में फलस्तीनी शरणार्थी शिविर पर हमला, 14 की मौत। इजराइल का दावा, शिविर में था हमास का ट्रेनिंग सेंटर। लेबनान सरकार ने फिलहाल नहीं दी है कोई प्रतिक्रिया। यूक्रेन का पहली बार रूस के अंदर सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी मिसाइल से हमला। मॉस्को का मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा। बदले में यूक्रेन के लवीव और टेर्नोपिल में बड़ा हमला, कम से कम 25 लोगों की मौत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने येकातेरिनबर्ग और कजान में भारत के महावाणिज्य दूतावासों का किया उद्घाटन। दोनों देशों के बीच तकनीकी, वैज्ञानिक और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की बनी सहमति। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। अमेरिका महत्वपूर्ण अरब देश सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान देगा। वॉशिंगटन में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऐतिहासिक मुलाकात में यह तय हो गया। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई थी। अमेरिका में 9/11 हमले में सऊदी की भूमिका, सऊदी इजराइल संबंध जैसे कई अहम सवालों के कारण यह मुलाकात काफी अहम रही। आइए इस मुलाकात से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। ये मुलाकात सिर्फ दो देशों के बीच संबंधों की नई इबारत को लिखने तक सीमित नहीं थी, बल्कि पश्चिम एशिया में नए समीकरण को तलाशने का एक रास्ता भी था। अब्राहम एकार्ड, F-35 विमान की बिक्री, अमेरिकी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या, 9/11 के हमलों में सऊदी अरब की कथित भूमिका जैसे कई सवाल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की यात्रा को असहज बना रहे थे। लेकिन कई सवालों पर खुद राष्ट्रपति ट्रंप MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान के बचाव के लिए दीवार बनकर खड़े हो गए। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 7 साल बाद वाशिंगटन पहुंचे MBS का स्वागत राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टेट विजिट की तरह किया। हालांकि वो राष्ट्र अध्यक्ष नहीं है। ट्रंप ने कहा कि जमाल खशोगी की हत्या को लेकर MBS को कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि पहले अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के हवाले से दावा किया जा चुका है कि खशोगी की हत्या की मंजूरी MBS ने ही दी थी। वहीं 9/11 पर सफाई देते हुए MBS ने कहा कि हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन ने सऊदी के लोगों का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि अमेरिका सऊदी रिश्ते खराब हो जाएं। इसके अलावा दोनों देशों ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें F-35 जेट की बिक्री और परमाणु समझौता शामिल है। ट्रंप ने सऊदी को सबसे अहम गैर नाटो देश भी करार दिया। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी, जिससे यह तय हो गया कि सऊदी अरब को भविष्य में F-35 लाइटनिंग 2 की डिलीवरी मिलेगी। दोनों पक्षों ने एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जो पूरे मध्य पूर्व में प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करेगा। हालांकि इस पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यह स्पष्ट है कि नाटो शैली की सुरक्षा संधि से यह समझौता कम है। सऊदी अरब
ट्रंप से नाटो की तर्ज पर सुरक्षा गारंटी चाहता था। इसके अलावा नागरिक परमाणु सहयोग समझौता, महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत और विविध बनाने के लिए फ्रेमवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक एमओयू भी शामिल है। जॉब में क्राउन प्रिंस ने अमेरिका में सऊदी निवेश को 600 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की घोषणा की। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि सऊदी अरब की इतनी क्षमता है, तो एमबीएस ने कहा कि ट्रंप को खुश करने के लिए फर्जी अवसर पैदा नहीं किए जा रहे हैं। वहीं क्राउन प्रिंस ने कहा कि सऊदी अरब अब्राहम समझौते का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन द्विराष्ट्र समाधान की दिशा में ठोस भरोसा मिलने के बाद ही। उधर इजरायल ने सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान देने की घोषणा पर आपत्ति दर्ज कराई है। डील के बाद सऊदी अरब को पहले जेट की डिलीवरी में कम से कम 7 साल लगने की संभावना है। खबरों के मुताबिक सऊदी ने 48 फाइटर जेट्स की मांग रखी है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, पहला सवाल यही है कि जिस तरह की ये डील हुई है सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में, वेस्ट एशिया में जिस तरह से हाल के दिनों में काफी समीकरण बदले हैं, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए चंद्रशेखर जी, एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक डील है ये, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में, उसकी एक बहुत बड़ी एक ठोस बुनियाद रखी गई है, रिले किया गया है ये स्पेशल रिलेशनशिप। तो इस तरह से जो पूरा ऑयल रिच नेशंस हैं, जो गल्फ के जीसीसी के मेंबर्स हैं, उसमें अमेरिका की पकड़ और मजबूत हुई है, क्योंकि खाड़ी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर कोई देश है वो है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया का एक पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मक्का और मदीना जो 2 होली श्राइन है वो भी सऊदी अरब में ही है। तो एक तरह से, और खैर तेल के भंडार तो दुनिया में लीडिंग है। तो एक तरह से हर पहलू से ये एक स्पेशल कंट्री है, एक तो सऊदी अरेबिया और दूसरा अमेरिका। और सऊदी अरेबिया का पूरी तरह से घनिष्ठ जुड़ना हर फील्ड में, रक्षा के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर डील, तो एक तरह से बहुत मजबूत ये रिलेशनशिप हो गया। एक स्पेशल रिलेशनशिप है सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में, जिसका असर जो है, जैसे आपकी रिपोर्ट ने कहा है, पूरे रीजन में और शायद रीजन के बाहर भी इसका असर पड़ेगा। अतुल जी, अगर इजराइल के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो इजराइल के लिए इस डील के या इन संबंधों के क्या मायने हैं? देखिए, इजराइल, जब तक अमेरिका इजराइल के जो रिलेशनशिप है, जो एक बहुत ही खास रिलेशनशिप है, वो वैसे मजबूत रहे, तो इजराइल को कोई खतरा नहीं है। क्योंकि जो भी सऊदी अरेबिया अमेरिका की विल के अलावा कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए इजराइल को इसका खतरा नहीं है। बल्कि एक दूसरा पहलू शुरू हुआ है, वो जो आपकी रिपोर्ट ने जिक्र किया था जिसका, वो है कि अब्राहम अकॉर्ड्स की एक्सपेंशन, और उस एक्सपेंशन में सऊदी अरेबिया का अब्राहम अकॉर्ड्स में जुड़ना। आपको मालूम ही है कि इजराइल भी उसका एक हिस्सा है। तो एक तरह से जो बात जा रही है इस डील के बाद, वो एक कोलैबोरेशन की तरफ जा रही है इजराइल के साथ। प्रॉब्लम जो आ रही है चंद्रशेखर जी, वो दूसरे देशों को आएगी। जो देश इजराइल के खिलाफ है, वो ईरान के ऊपर जो है उसका असर पड़ेगा, एक नेगेटिव असर पड़ेगा। और भी यमन, तो जो भी देश हैं जो हुतीज़ का जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वो लेबनान में शायद पड़ सकता है। हालांकि लेबनान में भी हिजबुल्लाह बढ़ चुका है। तो एक तरह से ये जो रिलेशनशिप है, इसका असर रीजन में सिर्फ जो सबसे बड़ा देश है वो ईरान है। और जो दरार पड़ी है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच, बहुत पहले से पड़ी हुई है, बहुत उसके कारण है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो वो दरार शायद बढ़ने की संभावना और है। अब हम इसको और आगे एलेबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो कई देश जैसे ईरान है, ईरान के रूस के साथ संबंध है, ब्रिक्स में ये ईरान है। तो एक तरह से पोलराइजेशन जो है, एक तरह से जो रूस और चीन और जो उनका जो एक तरह से अलाइनमेंट है, उससे एक तरह से सऊदी अरेबिया हट रहा है, और वेस्टर्न कैंप में जो है उसकी भूमिका जो है और घनिष्ठ बनी जा रही है। अतुल जी, तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब भी अब्राहम अकॉर्ड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है? उसकी पूरी आशाएं हैं। और देखिए, ये कई जो डील्स के पहलू हैं, मेरे को लगता है जब जैसे जैसे पूरे होंगे, अब जो भी कहे कि
सऊदी अरब में भी उस तरह की डिक्टेटरशिप नहीं है। मैं वहाँ पर उस रीजन में रह चुका हूँ। उनकी जो शूरा काउंसिल वगैरह है उसमें उसमें काफ़ी अच्छी चर्चा डिबेट होती है और लोगों के खिलाफ, आप सेंटिमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। तो एक तरह से प्रो पैलेस्टीनियन सेंटिमेंट सऊदी अरेबिया के अंदर है, जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती उसकी हुकूमत। तो अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ नज़दीक जाएंगे मुझे लगता है, लेकिन थोड़ा इसमें समय लगेगा। लेकिन दिशा इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बाद लग रहा है कि उसी तरफ जा रही है, वक्त लगेगा लेकिन। अतुल जी, अगर हम पश्चिमी एशिया या जिसको वहाँ से मध्य पूर्व बोला जाता है, इस इलाके से थोड़ा बाहर निकले हैं, तो इस जो रणनीतिक साझेदारी हुई है इसका असर आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, अभी जो अगर हम बड़े पैमाने में देखें तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है। कई पोल्स हैं उसमें एक पोल जो आ रहा है वो है रूस, वो है चीन, हम भी एक नया इंडिपेंडेंट पोल है, भारत भी जी। तो एक तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो वेस्टर्न पोल है, जिसमें अमेरिका जो है सबसे बड़ा उसका देश है, एक तरह से वेस्टर्न पोल को बल मिल रहा है। क्योंकि एक जो ये स्विंग स्टेट जिसको कह सकते हैं सऊदी अरेबिया, अगर आप सोचें सऊदी अरेबिया जो है उसका प्रेरणा ब्रिक्स की तरफ चला जाए या चीन से के संबंध काफ़ी अच्छे हैं सऊदी अरेबिया के, लेकिन अगर और झुकाव चला जाता है तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो जो नई शक्तियां आ रही हैं उसके तरफ जा सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि बैलेंस जो है अब जो ओल्ड वर्ल्ड जिसको हम कह सकते हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको बल मिल रहा है। तो एक तरह से ये एक स्विंग स्टेट है और इसने फाइनली सऊदी अरेबिया ने ऑप्ट किया वेस्ट की तरफ जाने के लिए। ठीक है। तो एक तरह से जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा था मल्टीपोलर वर्ल्ड का, वो एक तरह से उसमें थोड़ी गति में या एटलीस्ट उसका रूट थोड़ा बदल रहा है अभी। जी अतुल जी, अंत में एक सवाल इसको मैं फिर आपसे दोबारा पूछ रहा हूं कि जो रणनीतिक साझेदारी है, चाहे F-35 देने की बात हो या परमाणु साझेदारी हो, इजराइल में थोड़ा बहुत बेचैनी तो रहेगी क्या? क्योंकि इलाके में देखें तो सऊदी के दूसरे देशों के साथ भी अच्छे संबंध हैं। नहीं, देखिए सऊदी अरेबिया की प्रॉब्लम क्या है कि सऊदी अरेबिया के दो देश हैं जिनके साथ, जो बड़े देश हैं वहाँ पर, उनके साथ रिलेशनशिप सही नहीं है। एक तो ईरान जी, और जो इजराइल का भी दुश्मन है, और दूसरा जो देश है वो है टर्की के साथ पुराना कंपटीशन है सऊदी अरेबिया का। तो एक तरह से मुझे नहीं लगता कि परमाणु का एलिमेंट आया है, लेकिन ये सिविल न्यूक्लियर डील है। मैंने उसका वो टेक्स्ट पढ़ा, इनकी जो फैक्ट शीट आई है उसमें पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल रहेगा, ओवरसाइट का जो डिटेल में जा रहा है, इसलिए कि भाई वो मटेरियल जो वहां से प्रोसेस हो के वो परमाणु बम की तरफ जा सकता है, वो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है और इसराइल को भी इसका पता है। ना ही मुझे लगता है कि सऊदी लीडरशिप में ये मंशा भी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये इजराइल को इतना खतरा है। सिर्फ ये है कि जो प्रो पैलेस्टीनियन सेंटीमेंट सऊदी अरेबिया के अंदर है जी, वो ही एक एलिमेंट है, वो पहले भी था और अब भी रहेगा। लेकिन वो कंटेन हुआ है, इतना नहीं है कि उसका क्रिटिकल मास है कि एक तरह से जैसे इंटरनल प्रेशर सऊदी में इतने बन जाए कि वहां पर जो है रजीम को खतरा हो, वो वैसा सेंटीमेंट भी नहीं है। ठीक है। तो मुझे लगता है इजराइल को इतना उसके ऊपर चिंता करने की बात नहीं है। हालांकि स्टेटमेंट जरूर आएंगे, वो बात जरूरी है, और फिर उसका जो जवाब होगा ट्रम्प की तरफ से, वो इजराइल को ये होगा कि हम जाके इसको अब्राहम अकॉर्ड्स करते हैं, कुछ आपकी और सऊदी अरेबिया की भी बातचीत हम कराते हैं। ये बैक चैनल पे ये घटनाक्रम शुरू होने की मुझे लगता है ये आशा है। ठीक है अतुल जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। जापानी प्रधानमंत्री ने हाल ही में बयान दिया कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान ताइवान का साथ देगा। इसके बाद इलाके में भूचाल आ गया। चीन और जापान के बीच तनाव काफी बढ़ गया। दोनों ओर से सैन्य कार्रवाई तक की धमकियां दी जा रही हैं। इलाके के दो ताकतवर देशों के बीच इस तनाव पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। दोनों देशों में इस संबंध में हलचल भी तेज हो गई है। आइए आपको इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। अविश्वास, कड़वाहट, शत्रुता के इतिहास की चादर लपेटे क्षेत्र के दो बड़े खिलाड़ी देश जापान और चीन। हालांकि दोनों देशों ने इतिहास को अपने अपने तरीकों से भी लिखने की कोशिश की है, लेकिन क्रूरता का दंश दोनों देशों के संबंधों में समय समय पर फुफकार मारने लगता है। रिश्तों में तनाव का ताजा मामला जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची की ताइवान पर की गई टिप्पणी से उपजा है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान सामूहिक आत्मरक्षा के लिए अपनी सेना उतार सकता है। बयान ने चीन को कड़ा संदेश देने का काम किया, जिसके बाद बीजिंग ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अपने नागरिकों से जापान जाने से बचने की सलाह जारी कर दी। जापान ने भी अपने नागरिकों के लिए इसी तरह का परामर्श जारी किया। विवाद तब और बढ़ गया जब ओसाका में चीनी प्रतिनिधि ने एक्स के जरिए जापान के खिलाफ गर्दन काटने जैसी विवादित टिप्पणी कर डाली। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूतों को तलब कर विरोध जताया। बिगड़ते माहौल के बीच विवाद में अमेरिका भी कूदा। ट्रंप प्रशासन ने बयान जारी कर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कह दिया कि अगर इन द्वीपों पर हमला होता है तो अमेरिका जापान की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। इस दौरान समुद्र में सेनाओं की सक्रियता बढ़ गई। चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज जापान के नियंत्रण वाले सेनुकाकू आइलैंड के पास पहुंच गए। हालांकि जापानी कोस्ट गार्ड ने अपने क्षेत्र से इन्हें तुरंत खदेड़ दिया। मामला हाथ से निकल न जाए, संबंधों को पटरी पर लाने के लिए दोनों देशों के राजनयिकों ने बातचीत भी की, लेकिन बेनतीजा रही। जापान और चीन के बयानबाजी के बीच अमेरिका ने ताइवान को लगभग $700 मिलियन मूल्य की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की बिक्री की पुष्टि कर आग में घी डालने का काम किया। ये वही अमेरिकी हथियार हैं जिसका यूक्रेन में युद्ध परीक्षण किया जा चुका है। ताइपे के लिए एक सप्ताह में दूसरे ऐसे हथियारों की डील है। इससे पहले अमेरिका ने ताइवान को $33 करोड़ में लड़ाकू विमान और अन्य विमान पुर्जों की बिक्री को मंजूरी दी थी, जिस पर चीन ने कड़ी नाराजगी जताई थी। ताइवान और अमेरिका के बीच कोई भी औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, फिर भी अमेरिका ताइवान को कानूनन अपनी रक्षा प्रणाली देने का बाध्य है। दरअसल जापान लंबे समय से ताइवान को लेकर चीन के दावे को खारिज करता रहा है, क्योंकि ताइपे की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से टोक्यो के लिए संवेदनशील है। जापान के सबसे पश्चिमी द्वीपों में से केवल 110 किलोमीटर दूर स्थित उन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के करीब है जिससे होकर जापान के लिए तेल और गैस की आपूर्ति होती है। ऐसे में ताइवान में किसी भी सैन्य तनाव का असर जापान की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे। अतुल जी, ये जो जापान और चीन के बीच में इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव बढ़ा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? चंद्रशेखर जी, इसका एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट भी है। अभी अगर आपने मतलब हम सब ने देखा है कि चाइना ने एक अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है जी, का नाम है फूजियान। उसका एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ये है कि एक तरह से जो वर्ल्ड वॉर II के बाद आइलैंड चेन्स हैं, दो घेराबंदी एक तरह से चाइना की गई है। आइलैंड्स जो हैं पैसिफिक के, उसकी 2-3 लेयर हैं बल्कि, और उसके बीच में साउथ चाइना सी आ रहा है, सी ऑफ जापान आ रहा है, और भी एक हम देख सकते हैं कि वहाँ पर ये पैसिफिक के आइलैंड्स हैं।
3 आइलैंड चेन्स के अंदर उसका अगर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है चाइना, तो उसके बाद की भी प्लान है। अभी चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, प्लान 6 की है जी। तो कोई भी एक तरह से पूरे ओशंस में वो कंटेन नहीं कर सकते चाइना को, जो भी अमेरिका जापान सब ने किया हुआ है। तो ये एक पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी है जिसके बीच में ये ताइवान के ऊपर जब विवाद चल रहा है, एक तरह से चाइना को वार्निंग है कि हम आपको आपकी जो मंशा है उसको पूरा होने नहीं देंगे। ताइवान बहुत सेंसिटिव है क्योंकि ताइवान जो एक पार्ट है वो वन चाइना पॉलिसी का पार्ट है। जो चाइनीज जो कहते हैं वन चाइना पॉलिसी एकदम सैक्रोसैंक्ट है, इसके ऊपर कोई किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, इसलिए अब ताइवान के ऊपर बात आ गई है। अब जापान में भी एक नई सरकार आई है जो राइट विंग सरकार है एक तरह से कंपैरेटिवली, और नेशनलिस्ट सरकार आई है, तो एक तरह से उसको भी अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है अपने सपोर्ट बेस के साथ। तो अमेरिका जापान इस वक्त जो बड़ी चेंजेस आ रहे हैं पैसिफिक के अंदर, उसके संदर्भ में ताइवान की बात भी हो रही है। तो एक तरह से ये अब चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी बात कहे और मजबूती से कहे, तो टेंशन इसके बीच में बढ़ रही हैं ताइवान के ऊपर। अब कहाँ तक जाती हैं, मुझे लगता है कि इतना नहीं होगा कि ये एक लेवल के बाद इन देशों में पहले भी तनाव रहा है, वो डिफ्यूज होगा। ये जो राउंड है ये खत्म होगा, लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। ठीक है। जो चीन का जो एक तरह से एक्सपेंशन है, वो एक उसके पीछे जो है सबसे बड़ी जड़ जो है वो वही है। ठीक है। इसके अतुल जी, लेकिन टाइमिंग को लेकर के आप क्या कहेंगे? एक नई सरकार बनती है, जापान में काफी अस्थिरता देखी है हमने पिछले कुछ समय से, और अचानक से चीन के खिलाफ बयान दे देना और उसके बाद इस तरह का वहां पर भूचाल आ जाना, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए चंद्रशेखर है, हालांकि ट्रेड डील उनकी हुई है, लेकिन एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि वर्ल्ड का नंबर 1 कौन बनेगा। चीन कह रहा है 2035 तक हम बनेंगे, अमेरिका कहता है आपको बनने नहीं देंगे। अमेरिका का अलाई कौन है? जापान है। तो इसलिए एक तो जापान और अमेरिका की एक कॉमन स्ट्रेटजी है, और दूसरी बात यह है कि जापान में डोमेस्टिक प्रेशर है, क्योंकि जो सरकार आई है वो नेशनल सरकार आई है। तो अगर हम दोनों को मिलाएं तो इसीलिए ये टाइमिंग की अब जो बात करें, ये एक तरह से दोनों बातों को लेकर टाइमिंग है कि ये जो एक तरह से ताइवान इशू रेज किया जाए, टेंशंस रेज की जाए, एक तरह से जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना भी एक चल रहा है और चाइना की एक्सपेंशन चल रही है, उसका एक अगला राउंड जो है हम सामने देख रहे हैं। उसका टाइमिंग ये है कि जो चुनाव हुआ है जापान में, और चीन और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। और अभी हम आपको आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। असली हीरो का कंगन कैसे है? क्योंकि हमें मिला है बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्रिटेन की घरेलू खुफिया एजेंसी M15 ने चीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ब्रिटिश सांसदों और विश्वविद्यालयों को इस संबंध में आगाह किया है। M15 ने ब्रिटिश संसद को जानकारी दी है कि चीन सांसदों और ब्रिटेन के दूसरे महत्वपूर्ण संस्थानों के लोगों को चीन के लिए जासूसी करने के लिए तैयार करने के लिए एक बड़े अभियान के तहत काम कर रहा है। इस संबंध में कुछ सांसदों से संपर्क करने के सबूत भी दिए गए हैं। चीन ने इस आरोप का पूरी तरह खंडन किया है और कहा कि इससे चीन ब्रिटेन संबंधों पर असर पड़ेगा। इस बीच ब्रिटिश सुरक्षा मंत्री डैन जार्विस ने कहा कि सरकार ब्रिटेन के संप्रभु मामलों में हस्तक्षेप करने के गुप्त और सुनियोजित प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगी। इजराइल ने लेबनान में हमला कर हमास के एक ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त करने का दावा किया है। इसमें 14 लोग मारे गए हैं। वहीं हमास ने लेबनान में ऐसा ट्रेनिंग कैंप चलाने का खंडन किया है। लेबनान सरकार ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यूक्रेन ने पहली बार रूस के अंदर अमेरिका से मिली ATACMS मिसाइलों से हमला किया। रूस ने कहा कि उसके S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को गिरा दिया। जवाबी हमले में रूस ने पश्चिमी यूक्रेनी शहरों लवीव और तेर्नोपिल में ऊर्जा संयंत्रों पर बड़ा हमला किया। इसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। इस हमले के दौरान कुछ ड्रोन के रोमानिया के हवाई क्षेत्र में जाने के कारण रोमानिया को अपने लड़ाकू विमानों को रवाना करना पड़ा। अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एफस्टीन से संबंधित न्याय विभाग की गुप्त फाइलों को सार्वजनिक करने का रास्ता साफ हो गया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बाद अब कांग्रेस ने भी सर्वसम्मति से इस संबंध में विधेयक पारित कर दिया है। अब राष्ट्रपति ट्रंप के विधेयक पर हस्ताक्षर के बाद फाइलें सार्वजनिक हो जाएंगी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों लुकास बरसामिन और अमेना पंगाडामन ने बाढ़ प्रभावितों के राहत कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच में नाम आने के बाद त्यागपत्र दे दिया। वियतनाम में एक बार फिर मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। इससे कॉफी की फसल पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। खबर दुनिया की के प्रायोजक थे